YouTube एक ऐसा मंच है जो कि न केवल हमारे युवाओं को उनके जीवन की दिशा दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ YouTube वो मंच भी है जहां पर हमारे कई युवा अपना डिजिटल करियर बनाते हैं और किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से कई गुना अधिक अर्थात मनचाही कमाई करते हैं। और ऐसी ही सफल और बुलंदी पर पहुंच चुकी पूनम राजस्थानी यूट्यूबर के जीवन परिचय को प्रस्तुत करेंगे ताकि न केवल आप इनके संघर्षमय जीवन से प्रेरणा व प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें और जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम आपको बता दें कि पूनम राजस्थानी मूल तौर पर YouTube पर अपने कॉमेडी वीडियोस के लिए जानी जाती है और न केवल राजस्थानी के दर्शक बल्कि पूरे भारत में इनके वीडियोस को बड़े ही चाव से देखा जाता है। और इसी वजह से न केवल पूनम राजस्थानी न केवल आज एक सफल यूट्यूबर बनी हुई है बल्कि मनचाही कमाई भी कर रही है। और इन्हीं के जीवन पर आधारित होगा हमारा ये वीडियो जिसमें हम आपको उनके जीवन से जुड़े हर पहलू की जानकारी प्रदान करेंगे। राजस्थान वैसे अपनी चिलचिलाती गर्मी वाले दिनों और बर्फ से भी ठंडी रातों के लिए जाना जाता है, जहां पर आज भी घरेलू महिलाओं को पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। अर्थात हम ये कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में आकर भी एक आम राजस्थानी का जीवन अभावग्रस्त और विकास की लहर से दूर बसा नजर आता है। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, बल्कि जो इसका सम्मान करता है टेक्नोलॉजी उसका महासम्मान करता है। और टेक्नोलॉजी के बल पर राजस्थान की स्वाभाविक संघर्षीय जीवन से नई पहचान, नई विकास और नई दास्तान लिखने वाले पूनम राजस्थानी कॉमेडियन व यूट्यूबर का जिक्र करना सर्वथा अनिवार्य व प्रासंगिक प्रतीत होता है, जो कि अपने यूट्यूब चैनल की मदद से धूम मचा रही है और सबको हंसाने का काम कर रही है। और इसीलिए अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पूनम राजस्थानी बायोग्राफी को प्रस्तुत करेंगे ताकि आप उनके जीवन से प्रेरणा व प्रोत्साहन प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। पूनम राजस्थानी का जन्म कब और कहां हुआ था? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि YouTube पर अपने कॉमेडी वीडियोस की मदद से धूम मचाने वाले पूनम राजस्थानी का जन्म मूल तौर पर साल 1994 में गांव तेजमालता, जिला जैसलमेर, राज्य राजस्थान में हुआ था और यहीं से इनके जीवन की शुरुआत हुई थी। पूनम राजस्थानी ने कहां तक पढ़ाई की? जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्म के शुरुआती समय में ही सर से पिता का साया उठ जाने की वजह पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और कहीं ना कहीं इसी वजह से पूनम राजस्थानी केवल 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई, लेकिन उनकी नीति कुछ और ही थी और इसीलिए आज वे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा न केवल कमाती है बल्कि जानी और पहचानी भी जाती है और यही उनकी असल पहचान है। पूनम राजस्थानी का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? कहा जाता है कि पूनम राजस्थानी जब मात्र 14 साल की थी तभी उनका विवाह श्री किशन सिंह रावना के साथ कर दिया गया था और इस प्रकार पूनम राजस्थानी खारा बाड़मेर में अपने ससुराल की बहू बनी और यहाँ पर उन्हें अपने ससुराल को समझने और खुद को अपने ससुराल के हिसाब से ढालने में 4-5 सालों का समय लग गया। पूनम राजस्थानी का करियर कैसे शुरू और सफल हुआ? आए अब हम आपको विस्तार से पूनम राजस्थानी के शुरुआती करियर और करियर की सफलता की पूरी जानकारी। शादी के बाद सिलाई कढ़ाई का काम करती थी पूनम राजस्थानी। टिकटॉक अब से कैसे आया करियर में क्रांतिकारी मोड़? टिकटॉक अब बैन होने के बाद पूनम राजस्थानी ने YouTube पर अपना YouTube चैनल बनाकर वीडियोस डालना शुरू किया, लेकिन हर वीडियो का एक ही वीडियो टाइटल होने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने पूनम कॉमेडी के नाम से YouTube चैनल बनाया और इसी पर लंबी वीडियो डालनी शुरू की, जिससे उनकी सबसे पहली कमाई 30,000 रुपयों के आसपास हुई थी। महीने का 60,000-80,000 का कमाती है पूनम राजस्थानी। आज पूनम राजस्थानी एक सफल यूट्यूबर बन चुकी है और आसानी से महीने का 60,000 से लेकर 80,000 तक की कमाई करती है और इस प्रकार पूनम राजस्थानी ने न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि पूरे रूढ़िवादी भारतीय समाज को महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने अपने इस वीडियो में युवा यूट्यूबर्स की भारी मांग को पूरा करते हुए पूनम राजस्थानी के जीवन परिचय की पूरी संघर्षमय सफलता की जानकारी प्रदान की ताकि हमारे सभी युवा व यूट्यूबर्स उनसे प्रेरणा व नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको परिचित कराएंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के साथ, जो दृढ़ नेतृत्व और समर्पण के साथ राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं, भजनलाल शर्मा, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। अब बहुत से नागरिक ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बीजेपी द्वारा विधायक दल की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा की गई है। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं और बीजेपी के महामंत्री हैं। सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। ये प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी द्वारा उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव लड़ाया गया। वहीं मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से मात दी थी। अब आइए हम आपको राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का जीवन परिचय से रूबरू करवाते हैं। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सभी लोग भजन लाल शर्मा के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो आपको बता कि भजन लाल शर्मा का निवास जयपुर के जवाहर सर्किल पर है। हालांकि वह मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। वह संगठन में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। 56 साल के भजन शर्मा के बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से भरी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को भजन लाल ने 48,081 वोटों से हराया। उन्हें संघ और संगठन दोनों का करीबी और लोकप्रिय माना गया है। ये एसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद पर चुन लिया गया। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। पूरा नाम भजन लाल शर्मा। उम्र 56 साल। पावर्ड बाय दबवर्स। बेटा अभिषेक शर्मा। शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर। पावर्ड बाय दबवर्स। देनदारियां 46 लाख। राजनीतिक दल बीजेपी। जन्म तिथि 1968। जन्म स्थान अटारी नदबी भरतपुर। वर्तमान पद राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री। पावर्ड बाय दबवर्स। पावर्ड बाय दबवर्स। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भजन लाल शर्मा का नाम सामने रखकर बीजेपी ने फिर एक बार सभी को चौंका दिया है। चलिए जानते ही भजन लाल शर्मा का राजनीतिक सफर के बारे में। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता सभी खुश है। भजन लाल शर्मा कभी मुनीम का काम करते थे। मुनीम का काम छोड़ने के बाद उन्होंने वन विभाग के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, किसके चलते भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे और किरण माहेश्वरी के संपर्क में आए। इसके बाद कभी भी भजन लाल शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पावर्ड बाय दबवर्स। अब बात करते हैं भजन लाल शर्मा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही है, इसके बारे में। भजन लाल शर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 4 बार बीजेपी के राज्य महासचिव के रूप में भी कार्य किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बाद उन्हें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 मतों के अंतर से हराकर अपनी जीत हासिल की है। आप सभी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि भजन लाल शर्मा को क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भजन लाल शर्मा काफी समय से संगठन में कार्यरत रहे हैं। इसके साथ ही वह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शाह के बेहद करीबी और विश्वास पात्र है। बीजेपी के राज्य महासचिव के रूप में कार्य करने के बाद ये संगठन के काफी लोकप्रिय और साफ सुथरी छवि वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संपर्क में रहे हैं। यही कारण है कि भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। जब राजस्थान में जन आक्रोश रैलियां निकली जा रही थी, तब इसकी भूमिका काफी अहम थी। इस रैलियों के दौरान काफी विरोध व धक्का मुक्की में
इनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। बीजेपी संगठन को इन्होंने अपनी भक्ति से काफी मजबूती दी। इसी कारण राजस्थान की जनता के लिए ऐसा सेवक नियुक्त करना विकास गति का पहला संकेत है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भजन लाल शर्मा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम के ऐलान के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम होने वाली दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और स्पीकर वासुदेव देवनानी का सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी पूरी टीम पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास करेंगे। तो इस तरह पीएम मोदी को भजन लाल शर्मा ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, रुमा देवी की कहानी। इस शानदार बायोग्राफी वीडियो में हम सुनेंगे कैसे रुमा ने अपने संघर्षों को कैसे पार किया और उन्होंने कैसे एक समृद्धि और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। तो आइए इस अनौपचारिक यात्रा में हम रुमा देवी के साथ चलें और उनके जीवन के रोचक मोमेंट्स को जानें। हाथ का हुनर न शिक्षा का गुलाम रहता है न दौलत का, ऐसे ही बुलंद हौसलों और पारंपरिक हस्तकला में दक्ष फैशन डिजाइनर बाड़मेर की बेटी रुमा देवी की कहानी है। बाड़मेर की झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुआ रुमा का सफर नारी शक्ति अवार्ड 2018, कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक जा चुका है। राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति की एम्बेसडर बनकर रुमा देश दुनिया में इसके रंगों को बिखेर रही हैं। कौन है रुमा देवी? 33 वर्षीय रुमा देवी की कहानी आज हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। बाड़मेर का यह मरुस्थलीय क्षेत्र जहां ये पली बढ़ी, यहां कशीदाकारी और हस्तकला का काम कई सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, मगर आधुनिकता की आंधी के बीच पारंपरिक कला कहीं रेत के टीलों के बीच दब सी गई थी। रुमा एक साधारण जाट परिवार में जन्मी थी। आम महिला की भांति इनका जीवन भी व्यतीत हो रहा था, मगर जीवन के संघर्ष ने इन्हें अतीत को याद दिलाया, जब इनकी दादी कशीदाकारी का छोटा मोटा काम कर लिया करती थी। दादी के इस काम को अपनाने के विचार को लेकर उसे अधिक व्यावसायिक बनाने का निश्चय किया और साल 1998 में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर जीवीसीएस से जुड़ी ये संस्था महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करता था। नाम रुमा देवी, जन्म स्थान रावतसर बाड़मेर, शिक्षा 8वीं तक, व्यवसाय फैशन डिजाइनर, पति का नाम टीकूराम, संतान एक बेटा लक्षित, सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार केबीसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आमंत्रण, माता का नाम इमरती देवी, पिता का नाम खेताराम। रुमा के जन्म के साथ ही इनकी संघर्ष की कहानी समानांतर चल पड़ी थी। नवंबर 1988 को बाड़मेर शहर से 25 किमी दूरी पर स्थित रावतसर के एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम खेताराम जी और मां का नाम इमरती देवी था। जन्म के करीब 4 साल बाद ही रुमा देवी की माताजी का देहावसान हो गया। जो कि मानद उपाधि प्राप्त रुमा देवी की सफलता में बड़ा हाथ उनके हुनर का था। विषम पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी। संभवत ये कठिन हालात ही इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। जब रुमा देवी की माताजी का देहावसान हुआ तब ये 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। चाचा के यहाँ रहते हुए आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी और इनकी शिक्षा को यही विराम लग गया। बाड़मेर के दैनिक जीवन के कठिन हालातों से इन्हें भी दो हाथ होना पड़ा। घर से 10 किमी दूर से बैलगाड़ी पर पानी भरकर लाना और घर के काम में हाथ बटाना इनकी दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी। 17 वर्ष की आयु में साल 2005 में इनका विवाह मंगले की बेरी के निवासी टीकूराम जी के साथ हुआ। यही से रुमा के जीवन सफर की एक नई कहानी शुरू हुई। वैवाहिक जीवन के 2 वर्ष उपरांत ही इनके एक बेटा हुआ, मगर दुर्भाग्य से सांस की बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने रुमा को सिर्फ तोड़ ही नहीं दिया बल्कि संघर्षशील जीवन की प्रेरणा भी दी। रुमा देवी ने मन में ठान लिया कि वह कुछ काम करेगी और जीवन की दशा को बदलने का हर संभव प्रयास करेगी। इनके पति टीकूराम नशा निषेध सेंटर जोधपुर के साथ काम करते हैं। 2008 में 10 सहयोगी महिलाओं के साथ दीप देवल महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की और हस्तशिल्प के छोटे मोटे सामान बनाने लगी, जिसकी बिक्री अपने ही गांव में हो जाया करती थी। आज रुमा देवी के संगठन के साथ करीब 75 गांवों की 22,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस पारंपरिक हस्तकला से स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। इनके द्वारा तैयार राजस्थानी हस्तशिल्प जैसे साड़ी, बेडशीट,
कुर्ता समेत अन्य कपड़े लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और कोलंबो के फैशन वीक्स में प्रदर्शित हो चुके हैं। मेहनत, संघर्ष और सफलता का मिश्रण बनी रूमा ने न केवल एक पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित कर नई पहचान दी, बल्कि राज्य के 3 जिलों की करीब 22,000 महिलाओं को इस शिल्प से जोड़ने का कार्य भी किया। उनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने महिलाओं के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से इन्हें सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को जीतने के बाद रूमा देवी को राजस्थान की फैशन डिजाइनर के रूप में विशेष पहचान मिली। उन्हें देश विदेश के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेने के न्योते मिले। ये 15-16 फरवरी को अमेरिका में आयोजित 2 दिवसीय हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई। रूमा देवी को अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शिरकत करने का मौका मिला। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुए इस शो में संजीवनी बूटी के प्रश्न को लेकर सिन्हा और रूमा को सोशल मीडिया यूजर ने अल्प ज्ञान के लिए ट्रोल भी किया था। हाल ही में ये मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीटो इंटरनेशनल की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में रूमा देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यूएई समेत 12 देशों की जानी मानी हस्तियां शामिल रही। इस दौरान रूमा ने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी से भी मुलाकात की। 16 नवंबर 2021 को राजस्थानी हस्तशिल्प फैशन शो में प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रूमा देवी को द महाराणा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रूमा कला और संस्कृति के संरक्षण में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए दुबई एक्सपो में भाग लेने पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के मौके पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। हस्तशिल्प क्षेत्र में नवाचार के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें नामित किया गया था। 32 वर्षीय रूमा देवी ने कसीदाकारी का काम अपनी दादी से सीखा था। ग्रामीण चेतना विकास संस्थान के साथ मिलकर गांवों में फैशन डिजाइनिंग के कार्य के प्रोत्साहन में इनका बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें, इस फैशन डिजाइनर कलाकार को अब तक महिला शक्तिकरण अवार्ड, थार नारी शक्ति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड, शिल्प सज्जन अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने दिसंबर 2021 में अपने एक संवाद कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डासे रूमा देवी को राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिलाओं के उत्थान एवं स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही रूमा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान की फैशन डिजाइनर रूमा देवी का संबंध किस गांव से है? रूमा देवी का मायका रावतसर गांव तथा ससुराल मंगले की बेरी है। रूमा देवी ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की? हाल ही में रूमा देवी को कौन सा सम्मान मिला? दुबई के इंडिया क्लब में 16 नवंबर को आयोजित कार्यक्रमों में रूमा देवी जी को द महाराणा अवार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित किया। ये किन वस्त्रों पर कशीदाकारी का काम करती हैं? रूमा अपने संगठन की 22,000 महिलाओं के साथ बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक वर्क, प्रिंट, गोटापति, काचन कशीदा वर्क करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों रूमा देवी का जीवन परिचय का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको होनहार फैशन डिजाइनर रूमा की कहानी जीवनी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, रूमा देवी की कहानी। इस शानदार बायोग्राफी वीडियो में हम सुनेंगे कैसे रूमा ने अपने संघर्षों को कैसे पार किया और उन्होंने कैसे एक समृद्धि और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। तो आइए इस अनौपचारिक यात्रा में हम रूमा देवी के साथ चलें और उनके जीवन के रोचक मोमेंट्स को जानें। हाथ का हुनर न शिक्षा का गुलाम रहता है न दौलत का, ऐसे ही बुलंद हौसलों और पारंपरिक हस्तकला में दक्ष फैशन डिजाइनर बाड़मेर की बेटी रूमा देवी की कहानी है। बाड़मेर की झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुआ रूमा का सफर नारी शक्ति अवार्ड 2018, कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक जा चुका है। राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति की एम्बेसडर बनकर रूमा देश दुनिया में इसके रंगों को बिखेर रही हैं। कौन है रूमा देवी? 33 वर्षीय रूमा देवी की कहानी आज हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। बाड़मेर का यह मरुस्थलीय क्षेत्र जहां ये पली बढ़ी, यहां कशीदाकारी और हस्तकला का काम कई सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, मगर आधुनिकता की आंधी के बीच पारंपरिक कला कहीं रेत के टीलों के बीच दब सी गई थी। दादी के इस काम को अपनाने के विचार को लेकर उसे अधिक व्यावसायिक बनाने का निश्चय किया और साल 1998 में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर जीवीसीएस से जुड़ी ये संस्था महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करता था। नाम रूमा देवी।
जन्म 1988। जन्म स्थान रावतसर बाड़मेर। व्यवसाय फैशन डिजाइनर। पति का नाम टीकूराम। संतान एक बेटा लक्षित। सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार केबीसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आमंत्रण। माता का नाम इमरती देवी। पिता का नाम खेताराम। रूमा के जन्म के साथ ही इनकी संघर्ष की कहानी समानांतर चल पड़ी थी। नवंबर 1988 को बाड़मेर शहर से 25 किमी दूरी पर स्थित रावतसर के एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम खेताराम जी और मां का नाम इमरती देवी था। जन्म के करीब 4 साल बाद ही रूमा देवी की माताजी का देहावसान हो गया। खेताराम जी की 8 बेटियों और एक बेटे में रूमा देवी सबसे बड़ी बेटी थी। मां की मृत्यु के बाद रूमा के पिता ने दूसरी शादी कर दी और उन्हें चाचा के पास छोड़ दिया। जो कि मानद उपाधि प्राप्त रूमा देवी की सफलता में बड़ा हाथ उनके हुनर का था। विषम पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी। संभवतः ये कठिन हालात ही इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। जब रूमा देवी की माताजी का देहावसान हुआ तब ये 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। चाचा के यहाँ रहते हुए आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी और इनकी शिक्षा को यही विराम लग गया। बाड़मेर के दैनिक जीवन के कठिन हालातों से इन्हें भी दो हाथ होना पड़ा। घर से 10 किमी दूर से बैलगाड़ी पर पानी भरकर लाना और घर के काम में हाथ बटाना इनकी दैनिक दिनचर्या बन चुकी थी। 17 वर्ष की आयु में साल 2005 में इनका विवाह मंगले की बेरी के निवासी टीकूराम जी के साथ हुआ। यही से रूमा के जीवन सफर की एक नई कहानी शुरू हुई। वैवाहिक जीवन के 2 वर्ष उपरांत ही इनके एक बेटा हुआ। रूमा देवी ने मन में ठान लिया कि वह कुछ काम करेगी और जीवन की दशा को बदलने का हर संभव प्रयास करेगी। इनके पति टीकूराम नशा निषेध सेंटर जोधपुर के साथ काम करते हैं। बचपन से दादी से सीखे कशीदाकारी के काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ साथी महिलाओं को अपने साथ लिया और कुछ रॉ मटेरियल के साथ एक सिलाई मशीन की मदद से काम शुरू किया। 2008 में 10 सहयोगी महिलाओं के साथ दीप देवल महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की और हस्तशिल्प के छोटे मोटे सामान बनाने लगी, जिसकी बिक्री अपने ही गांव में हो जाया करती थी। आज रूमा देवी के संगठन के साथ करीब 75 गांवों की 22,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस पारंपरिक हस्तकला से स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। इनके द्वारा तैयार राजस्थानी हस्तशिल्प जैसे साड़ी, बेडशीट, कुर्ता समेत अन्य कपड़े लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और कोलंबो के फैशन वीक्स में प्रदर्शित हो चुके हैं। मेहनत, संघर्ष और सफलता का मिश्रण बनी रूमा ने न केवल एक पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित कर नई पहचान दी, बल्कि राज्य के 3 जिलों की करीब 22,000 महिलाओं को इस शिल्प से जोड़ने का कार्य भी किया। उनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने महिलाओं के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से इन्हें सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को जीतने के बाद रूमा देवी को राजस्थान की फैशन डिजाइनर के रूप में विशेष पहचान मिली। उन्हें देश विदेश के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेने के न्योते मिले। ये 15-16 फरवरी को अमेरिका में आयोजित 2 दिवसीय हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से उनके बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव भी मिला। आपको बता दें, रूमा के बेटे का नाम लक्षित है, जो फिलहाल स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रूमा देवी को अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शिरकत करने का मौका मिला। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुए इस शो में संजीवनी बूटी के प्रश्न को लेकर सिन्हा और रूमा को सोशल मीडिया यूजर ने अल्प ज्ञान के लिए ट्रोल भी किया था। हाल ही में ये मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीटो इंटरनेशनल की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में रूमा देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यूएई समेत 12 देशों की जानी मानी हस्तियां शामिल रही। इस दौरान रूमा ने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी से भी मुलाकात की। 16 नवंबर 2021 को राजस्थानी हस्तशिल्प फैशन शो में प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रूमा देवी को द महाराणा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रूमा कला और संस्कृति के संरक्षण में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए दुबई एक्सपो में भाग लेने पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के मौके पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। हस्तशिल्प क्षेत्र में नवाचार के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें नामित किया गया था। 32 वर्षीय रूमा देवी ने कसीदाकारी का काम अपनी दादी से सीखा था। ग्रामीण चेतना विकास संस्थान के साथ मिलकर गांवों में फैशन डिजाइनिंग के कार्य के प्रोत्साहन में इनका बड़ा योगदान रहा है।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने दिसंबर 2021 में अपने एक संवाद कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डासे रूमा देवी को राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिलाओं के उत्थान एवं स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही रूमा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजीविका प्रदेश के 2 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा संगठन है, जिसके तहत 20 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। राजीविका के कार्यक्रमों में लघु उद्योग, पशुपालन, कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन व हस्तकला से जुड़े कार्य शामिल हैं। राजस्थान की फैशन डिजाइनर रूमा देवी का संबंध किस गांव से है? रूमा देवी का मायका रावतसर गांव तथा ससुराल मंगले की बेरी है। रूमा देवी ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की? ये 8वीं उत्तीर्ण हैं। इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। हाल की में रूमा देवी को कौन सा सम्मान मिला? दुबई के इंडिया क्लब में 16 नवंबर को आयोजित कार्यक्रमों में रूमा देवी जी को द महाराणा अवार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित किया। ये किन वस्त्रों पर कशीदाकारी का काम करती हैं? रूमा अपने संगठन की 22,000 महिलाओं के साथ बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक वर्क, प्रिंट, गोटापति, काचन कशीदा वर्क करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों रूमा देवी का जीवन परिचय का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको होनहार फैशन डिजाइनर रूमा की कहानी जीवनी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम एक सोशल मीडिया प्रभावी कहानी का आदान प्रदान करेंगे और इस बार का हीरोइन है भारतीय सोशल मीडिया क्वीन प्रियंका मोंगिया। इन्हें चीन के टिकटॉक ऐप से लोकप्रियता हासिल हुई थी। हालांकि चीन के दबाव पर भारत में टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। प्रियंका के टिकटॉक ऐप पर 22.7 मिलियन फॉलोअर्स थे। प्रियंका मोंगिया जानी मानी सोशल मीडिया स्टार में से एक हैं, जिन्होंने टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम पर अपना करियर शॉर्ट डांसिंग वीडियोस से बनाना शुरू किया। इनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम जानी मानी सोशल मीडिया स्टार प्रियंका का जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको देंगे। पूरा नाम प्रियंका मोंगिया। जन्म स्थान पंजाब जालंधर। जन्मतिथि 27 सितंबर 1997। उम्र 26। पेशा मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्ट्रेस। राष्ट्रीयता भारतीय। धर्म हिंदू। राशि कुंभ। शिक्षा ग्रेजुएट। स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली। कॉलेज खालसा कॉलेज पंजाब। लंबाई 5 फुट 4 इंच। वजन 55 किलोग्राम। आंखों का रंग नीला। बालों का रंग काला। प्रियंका मोंगिया का जन्म। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रियंका का जन्म 27 सितंबर 1997 में पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। प्रियंका का संबंध एक पंजाबी परिवार से है। ये अपने गुड लुक, स्माइल और डांस के लिए लोगों के बीच जानी जाती है। इनका हर एक वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होता है। प्रियंका मोंगिया का परिवार। प्रियंका के परिवार में इनके माता पिता और इनका एक भाई है। प्रियंका ने अपने माता पिता का नाम कहीं भी सामने नहीं बताया है। हालांकि इनके भाई का नाम गौरव मोंगिया है। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी मां और भाई के साथ एक फोटो शेयर की है। प्रियंका मोंगिया की शिक्षा। प्रियंका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से पूरी की है। इसके बाद इन्होंने पंजाब के खालसा कॉलेज से स्नातक में डिग्री हासिल की है। प्रियंका मोंगिया का करियर। मॉडल ने टिकटॉक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की थी। टिकटॉक में वे शॉर्ट लिप सिंग वीडियो, फनी वीडियो, डांसिंग वीडियो डालती थी। इन्होंने टिकटॉक पर अपना पहला वीडियो वर्ष 2017 में अपलोड किया था। हालांकि शुरुआती समय में इन्हें बहुत ज्यादा लाइक और व्यू नहीं मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी वीडियोस पर लाइक और व्यू बढ़ने लगे और ऐसे ही आगे चलकर टिकटॉक पर इनके कुल 22.7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। प्रियंका मोंगिया रिलेशनशिप। वर्तमान समय में प्रियंका मोंगिया सिंगल है या रिलेशनशिप में है, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा है। लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही ये किसी को डेट कर रही है। प्रियंका मोंगिया नेटवर्थ। मॉडल प्रियंका की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो इनकी सालाना की कमाई लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है। इनकी ये कमाई रील वीडियो, यूट्यूब और कुछ ब्रांड की स्पॉन्सरशिप से होती है। प्रियंका मोंगिया से जुड़े अफवाह और विवाद। साल 2020 में मॉडल सोशल मीडिया पर अफवाह के शिकार हो गई थी और वायरल खबर सामने आई थी कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस वायरल खबर के बाद प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस अफवाह को दूर किया और अपनी मौत की खबर को गलत बताया।
प्रियंका मोंगिया के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। प्रियंका को जरूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और वह मानवता में काफी ज्यादा विश्वास रखती हैं। मॉडल कई बड़े बड़े ब्रांडों के साथ मिलकर स्पॉन्सरशिप करती हैं। इन्होंने घड़ियों, मोबाइल और कुछ सौंदर्य चीजों का प्रचार किया है। प्रियंका अपने YouTube चैनल पर अपनी दिनचर्या भी शेयर करती हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी पहली फोटो वर्ष 2016 में शेयर की थी। प्रियंका का पहला पंजाबी वीडियो काफी ज्यादा हिट हुआ था। इन्हें अपने पंजाबी होने पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। प्रियंका मोंगिया की पसंद। प्रियंका को फोटोग्राफी और फैशन करना काफी ज्यादा पसंद है। मॉडल को गेम खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है और वे अपने खाली समय में बैडमिंटन खेलती है। इन्हें घूमना फिरना भी काफी अच्छा लगता है और अपने खाली समय में ट्रैवलिंग के लिए भी जाया करती हैं। इनका मनपसंद रंग पिंक और ब्लू है। इनके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और वरुण धवन है। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और दिशा पटानी है। इनका फेवरेट सिंगर दिलजीत दोसांझ है। इनके फेवरेट स्पोर्ट पर्सन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं। जैसा कि हमने इस यात्रा के दौरान देखा, प्रियंका की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ तारीखों का होना नहीं होता। ये एक अद्वितीय दृष्टिकोण है जो हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है, बस उसमें मेहनत और आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जाने माने गायक कलाकार छोटू सिंह रौना के जीवनी के बारे में पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में बताया है कि कैसे उन्होंने गायिका के क्षेत्र में अपनी मधुर आवाज से राजस्थानी लोगों के दिलों में पहचान बनाई है। पूरे विस्तार से जानेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में इनके परिवार, उम्र, करियर, शिक्षा, लाइफस्टाइल और कुछ रोचक जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा का जन्म 4 अक्टूबर 1996 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव कोटड़ा में क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। छोटू सिंह रौना की उम्र में 26 साल है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बाड़मेर के पीजी कॉलेज से पूरी की है। अभी यह बाड़मेर के कोटड़ा शहर में ही रहते हैं। छोटू सिंह को बचपन से गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। ये जब पढ़ते थे तब छोटे मोटे स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेते थे और इनका सपना था कि वो बड़े होकर एक अच्छे गायक कलाकार बनेंगे, जो इनका सपना पूरा भी हुआ है। पाइप छोटू सिंह बहुत ही शांत और देश प्रेमी हैं, जो अपने प्रेम को भजन के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्होंने बहुत राजस्थानी भजन सॉन्ग और देश प्रेमी सॉन्ग को गाया है, जो लोगों को खूब पसंद आते हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा के लाइव प्रोग्राम भी होते हैं। ये राजस्थान के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी लाइव प्रोग्राम करते हैं। इनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पाइप पावर्ड बाय डूबवर्स, निक नेम छोटू बन्ना, उम्र 26 साल, गांव कोटड़ा बाड़मेर, जन्म स्थान कोटड़ा बाड़मेर, पावर्ड बाय डूबवर्स, शिक्षा स्नातक, कॉलेज पीजी यूनिवर्सिटी बाड़मेर, जाति रावणा राजपूत, धर्म हिंदू, नागरिकता भारतीय, फेमस राजस्थानी भजन इंडस्ट्री, पावर्ड बाय डूबवर्स, संपत्ति 50 लाख सूत्रों के अनुसार, काम भजन गायक, एक्टिंग। छोटू सिंह रावणा करियर। छोटू सिंह रावणा के करियर की शुरुआत बचपन में ही जब वो अपने स्कूल के प्रोग्राम भाग लिया करते थे तब हो गई थी और यह धीरे धीरे गायिका के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे थे। इनका पहला सॉन्ग सतरंगी लहरियों से इन्हें पहचान मिली थी। उसके बाद में इनके काफी भजन आए जो बहुत मीठी आवाज और प्रेम से भरे हैं, जो लोगों को खूब पसंद आए और इनको एक अच्छी पहचान मिलने लगी। आज से 5 साल पहले इन्होंने लाइव प्रोग्राम करना शुरू किया था। लोग इनके लाइव प्रोग्राम में खूब आनंद लेते हैं और रात भर जागरण में रहते हैं। पाइप छोटू सिंह के सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग और भजन संत करोनी निर्मल संतरी, लीलन प्यारी, हंसा सुंदर क्यारो, काहे रोए तेरा कोई एने चाय, राम जागे छीनी भागे, नैने कटारी री, पैबू देवे थाने युद्ध री, संतो वाली टुगेदी जैसे बहुत सारे इनके पॉपुलर भजन हैं जो लोग सुनना काफी पसंद करते हैं। पाइप छोटू सिंह कहते हैं कि वैसे तो सब राजस्थानी कलाकार भाई मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय श्री प्रकाश माली जी को देते हैं, जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पाइप अभी के टाइम पर छोटू सिंह रौना गीता बेन राबरी के साथ में ज्यादा काम करते हैं। इनकी दोनों की जुगलबंदी सबको पसंद आती है। इन्होंने कई सारे साथ में ऐसे भजन निकाले हैं जिनमें मेरे नाथ केदारा, मैं नम शिवाय जैसे भजनों में साथ में काम किया है। पाइप छोटू सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1996 को बाड़मेर जिले के कोटड़ा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। इनकी उम्र अभी 2022 में 26 साल है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा का परिवार।
इनके परिवार में इनके माता पिता और भाई बहन रहते हैं। इनका परिवार कोटड़ा बाड़मेर में रहता है और कृषि का काम करता है। ये भी अपने परिवार के लोगों साथ में कोटड़ा गांव में ही रहते हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा इनकम। दोस्तों, इनके कमाई के बारे में बता दूं कि अभी हर महीने करीब 1 से 1.50 लाख रुपए कमाते हैं और इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो 2022 में रावणा की संपत्ति 50 लाख भारतीय रुपए है। सोशल मीडिया न्यूज के अनुसार ये प्रकाश माली के भजन ज्यादा सुनते हैं। पाइप इनको राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा और सांगरी की सब्जी खाने का बहुत शौक है। पाइप इनको केदारनाथ, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जैसी ऐतिहासिक जगह और पहाड़ों में घूमना फिरना ज्यादा पसंद है। पाइप रावणा को राजस्थानी लुक धोती कुर्ता और साफा पहनना काफी पसंद है। पाइप इनको राजस्थानी जूती पहनना बहुत पसंद है। पाइप छोटू सिंह रौना सतरंगी लहरियों सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद आने वाला और ज्यादा देख जाने वाला गाना है। पाइप छोटू सिंह रावणा का गांव कौन सा है? इनका गांव राजस्थान के बाड़मेर जिले में कोटड़ा गांव है, जहां पर इनका जन्म हुआ था और बचपन को बिताया। आज भी यह कोटड़ा गांव में ही रहते हैं। पाइप इनके मुख्य प्रेरणा स्रोत श्री प्रकाश माली है। पाइप इनको क्रांतिकारी भजन सम्राट की उपलब्धि हासिल है। पाइप इनको पुराने भजन को नए अंदाज में गाना पसंद है। पाइप इनको गाय माता से बहुत प्यार है। इनकी सेवा करना अच्छा लगता है। पाइप छोटू सिंह रावणा के फोटो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख सकते हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा वाइफ की बात की जाए तो यह अभी तक सिंगल है। पाइप पावर्ड बाय डूबवर्स। ये राजस्थान के अलावा बाहर के राज्यों में भी अपने लाइव भजन संध्या करते हैं। पाइप छोटू सिंह रावणा हाइट 5'7" फीट है। पाइप इनके यूट्यूब पर अभी 10 लाख सब्सक्राइबर है। पाइप अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकी वीडियोस देख जा चुके हैं। पाइप इनका एक सॉन्ग अभी आया है जो खूब वायरल हो रहा है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा शेयर की गई छोटू सिंह रावणा बायोग्राफी इन हिंदी आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही बायोग्राफी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। पाइप दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भट्टी के बारे में। आजकल पूरे राजस्थान की जनता की जुबान पर एक ही नाम है, रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह ने शिव विधानसभा से 3000+ वोटों से एमएलए का चुनाव जीता है। हर कोई जानना चाहता है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है, कहां के रहने वाले हैं, उनके पूरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रविंद्र सिंह के जीवन परिचय के बारे में, उनकी एजुकेशन, परिवार, भाई, संपत्ति, राजनीतिक करियर, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। इन्होंने वर्ष 2019 में छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय लड़ा तथा इसमें ये 1294 वोटों से जीत गए थे। अक्सर खबरों में ये आए दिन चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये छात्रों की हितों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं तथा अच्छे कार्यों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ हम आज रविंद्र सिंह भाटी का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। अतः जो भी इच्छुक नागरिक इनकी जीवनी की जानकारी जानना चाहते हैं वे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म राजपूत परिवार में राजस्थान के बाड़मेर के दुधोड़ा नामक गांव में हुआ था। रविंद्र के पिता का नाम शैतान सिंह भाटी जो कि पेशे से टीचर एवं माता का नाम अशोक कंवर है। इनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। नाम रविंद्र सिंह भाटी। जन्म 3 सितंबर 1990। जन्म स्थान दुधोड़ा, बाड़मेर, राजस्थान। पेशा विधायक। शिक्षा BA LLB। प्राथमिक शिक्षा मयूर नोबल एकेडमी सीनियर स्कूल बाड़मेर। कॉलेज जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर हरसानी एवं नोबल्स मयूर अकादमी से प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रवेश, जिसके तहत ये अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरा कर सके। वर्ष 2015 में रविंद्र ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात राजस्थान में स्थित जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से LLB की पढ़ाई को पूर्ण किया। इस दौरान ही उनका मन राजनीति में लगने लगा था। राजनीतिक करियर की शुरुआत। राजनीतिक करियर की बात करें तो रविंद्र ने वर्ष 2019 में राजनीति में कदम रखा था। उस वर्ष इन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव भारी वोटों से जीता था। इसके पश्चात ये वर्ष 2016 में राजनीति में पूर्ण रूप से कार्य करने लगे थे। जय नारायण विश्वविद्यालय में अध्यक्ष प्राप्त करने के बाद कुणाल सिंह इनके अच्छे दोस्त बन गए थे, जो कि उस समय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। इनके साथ ही मिलकर छात्रों के हित के लिए कई धरने भी किए गए।
इसके बाद वर्ष 2019 में कुणाल सिंह ने कई मुख्य कार्यों के लिए अपना योगदान देना शुरू किया ताकि वे छात्रों की भलाई कर सके। वर्ष 2019 में छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। रविंद्र इस अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया गया, जो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसके पश्चात वे निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया तो पता चला कि रविंद्र भारी मतों के साथ इस पद को जीत चुके हैं। उन्होंने ये चुनाव निर्दलीय लड़ा है, जो कि सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल कर चुका है, और यह इतिहास का एक रिकॉर्ड कि कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार इतने अधिक वोटों से अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाया था। इस प्रकार रविंद्र सिंह भाटी का नाम पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई और वर्ष 2022 तक रविंद्र ने ही इस पद का कार्यभार संभाले रखा। छात्र संघ अध्यक्ष से विधायकी का सफर। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर टिकट मिलने की आस में चुनाव से एक महीने पहले रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भाजपा से टिकट मिलेगा। हालांकि टिकट आरएसएस के करीबी स्वरूप सिंह खारा को दिया गया। इसके बाद भाटी ने बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। उनका मुकाबला कई प्रत्याशियों से था, लेकिन अंत में उन्होंने 3,950 वोटों से जीत हासिल की और 26 साल की उम्र में विधायक बने। उनके पक्ष में जनता का व्यापक समर्थन देखा गया, जिसने उन्हें अपने चुनावी प्रचार में महिलाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त किया। रविंद्र सिंह भाटी की यह जीत राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय साबित हुई। इस वीडियो में हमने आपको रविंद्र सिंह भाटी से संबंधित प्रत्येक जानकारी को साझा कर दिया है। यदि आपको इस जीवनी से जुड़ी अन्य जानकारी या कोई प्रश्न पूछना है तो आप इसके लिए नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द दे पाएं। धन्यवाद। भारत के सबसे मशहूर और लोकप्रिय गेमिंग यूट्यूब टोटल गेमिंग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इस यूट्यूब चैनल को अज्जू भाई चलाते हैं, जिनका रियल नेम अजय है। ये गुजरात के अहमदाबाद सिटी में रहते हैं। अज्जू भाई अपने यूट्यूब चैनल पर 37 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब बना रखे हैं तथा आज तक इन्होंने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया है, लेकिन आज अज्जू भाई ने फेस रिवील कर दिया। अगर आप भी अज्जू भाई के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने YouTube चैनल पर फ्री फायर, पबजी, GTA 5 के वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जिन्हें लाखों में लोग देखते हैं तथा पसंद भी करते हैं। इनके 3 और अलग YouTube चैनल भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अज्जू भाई टोटल गेमिंग की जीवनी, आयु, परिवार, गर्लफ्रेंड, शिक्षा, जाति, आय, संपत्ति, YouTube जर्नी के बारे में बताएंगे। टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल के फाउंडर अज्जू भाई का रियल नाम अजय है। इनका जन्म 1998 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। वर्तमान समय में भी अज्जू भाई गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही रहते हैं। वैसे पेशे से टोटल गेमिंग अज्जू भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ग्रोथ हैकर भी है। अज्जू भाई ने खुद अपना चेहरा कभी भी लोगों को नहीं बताया है तथा साथ में इनके परिवार के बारे में भी इंटरनेट पर तथा अज्जू भाई के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी। पूरा नाम अजय, निक नाम अज्जू भाई, जन्म 1998, उम्र 24 साल, जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात, पावर्ड बाय डूबवर्स, धर्म हिंदू, पावर्ड बाय डूबवर्स, स्कूल अहमदाबाद से, कॉलेज अहमदाबाद से, डिग्री डिप्लोमा ड्रॉप आउट। टोटल गेमिंग अज्जू भाई करियर जर्नी, पावर्ड बाय डूबवर्स। अज्जू भाई ने जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया तो उससे पहले से भी यह ऑनलाइन गेम खेला करते थे। टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने समय समय पर 7 अलग अलग YouTube चैनल बनाए, जिन पर मिलियन में सब्सक्राइबर भी हासिल किए हुए हैं। आइए जानते हैं इनके YouTube चैनल के बारे में। पावर्ड बाय डूबवर्स। अज्जू भाई ने अपना पहला YouTube चैनल 2018 में स्टार्ट किया तथा उन्होंने अपना पहला वीडियो 2 दिसंबर 2018 को YouTube पर अपलोड किया। इस वीडियो को अब तक 23,000 लोगों द्वारा देखा जा चुका है। शुरू में टोटल गेमिंग अज्जू भाई के इस YouTube चैनल पर बहुत ही कम व्यू आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके व्यूज बढ़ने लगे। इस चैनल पर इन्होंने गेमिंग से संबंधित वीडियो डालना प्रारंभ किया, जिस कारण इनके पूरे भारत से ऑनलाइन गेम लवर लोग जुड़ने लगे तथा छोटे बच्चों के द्वारा भी इनका YouTube चैनल देखा जाने लगा। आज इनके YouTube चैनल पर 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और यह भारत का सबसे बड़ा गेमिंग YouTube चैनल है। इनके YouTube चैनल पर फ्री फायर, पबजी, GTA 5 गेम्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने आज तक अपने चैनल पर कभी भी अपना फेस नहीं दिखाया है। अज्जू भाई ने अपने इस YouTube चैनल पर 1900 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर दी है। अजय वर्स।
टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल पॉपुलर होने के बाद 2019 में अज्जू भाई ने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत की जिसका नाम रखा टोटल गेमिंग लाइव, जिसे बाद में बदलकर अजय वर्स कर लिया। इस पर उन्होंने पहला वीडियो 21 जून 2019 को अपलोड किया। इस वीडियो को 6.6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ये चैनल शुरू करने से पहले अज्जू भाई के पहले चैनल टोटल गेमिंग पर मिलियन में सब्सक्राइबर हो चुके थे, जिस कारण इस चैनल को ग्रो करने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने इस यूट्यूब चैनल पर जो भी यह ऑनलाइन गेम खेलते थे उसको लाइव करके लोगों को दिखाते थे। इस चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके बाद अज्जू भाई ने अपना तीसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा टीजी हाइलाइट्स। इस चैनल की शुरुआत भी 2021 में की तथा टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने पहला वीडियो 1 फरवरी 2021 को अपलोड किया। इस वीडियो को शुरुआत में 4 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया। इस चैनल को शुरू करने से पहले अज्जू भाई ने 2 अलग अलग चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइब कर लिए थे, जिस कारण ये चैनल भी काफी तेजी से ग्रो हुआ और इस चैनल पर अब लगभग 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चुके हैं। AJJUBHAI। इन सभी के बाद YouTube पर अज्जू भाई ने अपने नाम से AJJUBHAI नाम का YouTube चैनल स्टार्ट किया जिस पर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। इस तरीके से टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने 7 YouTube चैनल बनाकर उनको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसके अलावा अज्जू भाई के सोशल मीडिया पर भी मिलियन में फॉलोवर्स है तथा इन्हें वेरीफाई ब्लू टिक भी मिला हुआ है। टोटल गेमिंग अज्जू भाई अचीवमेंट/नेटवर्थ। अज्जू भाई इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग यूट्यूबर हैं, तो इनकी कमाई भी लाखों में है क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल पर मिलियन में व्यूज भी आ जाते हैं और लाखों लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। देखा जाए तो टोटल गेमिंग अज्जू भाई के पास टोटल 4 यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिस कारण ये काफी अच्छी कमाई इंटरनेट से कर लेते हैं। अज्जू भाई के यूट्यूब चैनल की कमाई की बात करें तो ये लगभग 30 लाख रुपए महीने की कमाई आराम से कर लेते होंगे। नोट: ये जानकारी हम इंटरनेट से ले रहे हैं और इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। मंथली इनकम 30 लाख से ज्यादा इंटरनेट से मिली जानकारी। टोटल नेटवर्थ 10 से 15 करोड़ इंटरनेट से मिली जानकारी। आपको हमारे वीडियो टोटल गेमिंग अज्जू भाई बायोग्राफी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सदस्यता लेने के लिए राइट साइड में दिखाई देने वाले बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नए बायोग्राफी वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे व्यक्ति का नाम के रोचक और अनमोल जीवन के बारे में। इसके साथ हमें उनकी कहानी, संघर्ष और सफलता की कहानी सुनने को मिलेगी। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मिस्टर इंडियन हैकर के मंथली इनकम सोर्स, नेटवर्थ, बायोग्राफी का कलेक्शन आदि के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप भी मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में इन सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आप इस वीडियो की सहायता से इनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर पाए। दोस्तों, YouTube पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से एक YouTube चैनल है जिस पर एक्सपेरिमेंट की वीडियो अपलोड होती है और काफी सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस चैनल के ओनर का नाम दिलराज सिंह रावत है, जिन्होंने मिस्टर इंडियन हैकर चैनल की शुरुआत की और वहां पर एक्सपेरिमेंट की वीडियो को अपलोड करना शुरू किया और आज के समय में इनके चैनल पर 33 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है पाए। मिस्टर इंडियन हैकर एक यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यह अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका असली नाम दिलराज सिंह रावत है। इन्होंने 2017 में अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की जिसको मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से शुरू किया और बहुत सारे लोग इनके वीडियो को आज के समय देखना पसंद करते हैं। आज के समय में इनके चैनल पर लगभग 500 करोड़ से ज्यादा व्यू आ चुके हैं पाए। मिस्टर इंडियन हैकर के मंथली इनकम की बात की जाए तो आज के समय में इनके YouTube चैनल पर 33M से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और उनके हर एक वीडियो पर 6 से 7 मिलियन न्यूज आसानी से मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम सोशल ब्लेड, जो कि एक अर्निंग चेक करने वाली वेबसाइट है, उनके अनुसार मिस्टर इंडियन हैकर की मंथली इनकम $15 के $245 के पर मंथ होती है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल ब्लेड के इस अर्निंग को गलत भी मानते हैं। यह अर्निंग इन दोनों के बीच में हो सकती है। मिस्टर इंडियन हैकर की सालाना इनकम इनके YouTube चैनल से 8 करोड़ के करीबन हो सकती है, क्योंकि आज के समय में उनके पास 4 YouTube चैनल है और सभी पर YouTube मोनेटाइजेशन चालू है। इसके अलावा यह इंस्टाग्राम पर भी प्रमोशन कर देते हैं, तो इनकी यह कमाई और भी ज्यादा हो सकती है। अगर मिस्टर इंडियन हैकर के नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी टोटल नेटवर्थ $2 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपए में 16 करोड़ रुपए हो जाती है। ये सभी पैसा ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एडसेंस और एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाई करते हैं।
नाम दिलराज सिंह रावत, उपनाम मिस्टर इंडियन हैकर, प्रोफेशन यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज 29 ईयर, बर्थ डेट 8 जनवरी 1996, बर्थ प्लेस अजमेर राजस्थान, एजुकेशन ग्रेजुएशन, नेटवर्थ 16 करोड़, मंथली इनकम 15 to 20 लाख। मिस्टर इंडियन हैकर का करियर। मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि दिलराज बचपन से ही कुछ नई चीजों के एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन थे और उन्होंने 2017 में अपने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट की वीडियो को डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके चैनल पर वीडियो अपलोड होते गए और व्यूवर्स आते गए। कुछ ही दिनों में भारी संख्या में उनके चैनल पर बढ़ोतरी होने लगी और 2018 में दिलराज सिंह रावत को भारतीय प्रसिद्ध टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल में भी जाने का मौका मिल गया। मिस्टर इंडियन हैकर का कलेक्शन। आज के समय में मिस्टर इंडियन हैकर के पास कई कार हैं जिनमें फोर्ड मस्टैंग जिसको उन्होंने 2023 में परचेस किया, इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। इसी के साथ ही उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत 45 लाख रुपए, महिंद्रा थार 16 लाख रुपए, महिंद्रा स्कॉर्पियो 20 लाख रुपए, हुंडई वना, महिंद्रा बोलेरो, हुंडई सोनाटा, मर्सिडीज बोलेरो कैंपर, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और कई सारी कारें मौजूद हैं। मिस्टर इंडियन हैकर सोशल मीडिया अकाउंट। बीते कुछ दिनों से मिस्टर इंडियन हैकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ दिन पहले यह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी आज के समय में यह अपने इंस्टाग्राम पर डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिसमें ये शॉर्ट वीडियो और स्टोरी आदि को अपलोड करते रहते हैं। अगर बात की जाए उनकी सोशल मीडिया अकाउंट की तो आज के समय में ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट की है जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आप इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट को दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आपने मिस्टर इंडियन हैकर के अनसुने किस्से और उनके जीवनी के बारे में सुना। ये थी एक शानदार यात्रा जिसने हमें सिखाया कि संघर्षों के बावजूद हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपका साथ होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस सफलता की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हजरत मोहम्मद अरब के एक धार्मिक और सामाजिक नेता तथा इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामी दर्शन के अनुसार वो अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अल्लाह द्वारा भेजे गए एक नबी थे। इस वीडियो में हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ ही साथ हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के पूर्वज। हजरत मोहम्मद कुरैश जनजाति से थे जो इब्राहिम के ईश्वर होने में विश्वास रखते थे। शाइबा हाशिम का पुत्र था। शाइबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। एक बार मक्का में कुआं खोदने का परोपकार का कार्य करते हुए उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह अल्लाह के नाम पर अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर वो दिन आया जब कुआं खोदने का कार्य खत्म हो गया। अनुष्ठान के अनुसार ये जानने के लिए कि देवता क्या चाहते हैं, उन्होंने एक मूर्ति के सामने प्रत्येक पुत्र का नाम लिखते हुए 10 बाण रखे, जिसमें से अब्दुल्ला नाम का तीर मूर्ति की ओर आगे बढ़ा और लोगों ने ऐसा मान लिया कि देवता उस पुत्र की बलि मांग रहे हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। बाद में अब्दुल्ला की शादी अमीना से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वे एक व्यापारी काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बीमार पड़ गए जिसके कारण वे सब मदीना में रुक गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हजरत मोहम्मद अपनी मां अमीना के गर्भ में थे। इन सबका उल्लेख मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पुस्तक में किया गया है, जिसका अनुवाद नसीम फजी फलाही ने किया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ई में हुआ था, तब उन्हें मोहम्मद नाम दिया गया था। मोहम्मद का अर्थ क्या है? मोहम्मद शब्द एक अरबी शब्द हमदा से आया है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, महिमा करना। पैगंबर मोहम्मद का जीवन इतिहास क्या है? पैगंबर मोहम्मद की परवरिश उनकी मां अमीना और दादा ने की थी। जब हजरत मोहम्मद 6 साल के थे तब मदीना से मक्का जाते समय अमीना की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अनाथ हो गए और उनके दादा के निधन के बाद हजरत मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के हाथों में आ गए। पावर्ड बाय डूबवर्स। हजरत मोहम्मद असामान्य शारीरिक सुंदरता के साथ साथ चरित्र में उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी निष्पक्षता और न्याय की भावना इतनी पूजनीय थी कि लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। जब वो 25 वर्ष के थे तब पैगंबर मोहम्मद ने एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से शादी की। हजरत मोहम्मद के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और 4 बेटियां जैनब, रुकैया, कुलथुम और फातिमा पैदा हुई। वे खुशी से रह रहे थे लेकिन ये खुशी लंबे समय तक नहीं रही।
बचपन से ही अनाथ हजरत मोहम्मद ने अपने 3 बेटों को भी खो दिया। हजरत मोहम्मद ने अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए दूसरी महिला से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की कितनी पत्नियां थीं? हजरत मोहम्मद ने कुल 11 महिलाओं से शादी की। पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों की संख्या 11 थी। हजरत आयशा को छोड़कर वे सभी विधवा थीं। पैगंबर मोहम्मद का आध्यात्मिक जीवन। बचपन से ही हजरत मोहम्मद एक उदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। वे हीरा की गुफा में तपस्या करते थे। मोहम्मद ईश्वर साधक थे। जब हजरत मोहम्मद 40 साल के हो गए तब वो समय आ गया था जब पैगंबर मोहम्मद पर ज्ञान बरसने वाला था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा जिससे उन्हें ये साफ हो गया था कि खुशियां अस्थायी है, सभी सुख और खुशी क्षणिक हैं। हजरत मोहम्मद जी के सामने जिब्राइल नामक फरिश्ता प्रकट हुआ। हजरत मोहम्मद हीरा की गुफा में साधना किया करते थे। रमजान के बाद एक सुबह जिब्राइल नाम का एक खूबसूरत फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को रेशम का टुकड़ा पढ़ने के लिए मजबूर किया। पैगंबर मोहम्मद ने जवाब दिया कि वे पढ़ना नहीं जानते। फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद का गला घोट दिया। मोहम्मद को शरीर में जकड़न महसूस हुई। फिर उन्हें बलपूर्वक उस अंश को पढ़ने के लिए कहा गया। भयभीत मोहम्मद ने पूछा कि क्या पढ़ना है। तब जिब्राइल ने कहा, अपने रब के लिए पढ़ो जो पैदा करता है, जिसने आदमी को एक थक्के से बनाया है। बोलो तुम्हारा भगवान सबसे उदार है, जिसने मनुष्य को कलम से सिखाया, मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। मोहम्मद को फौरन वो सब याद आ गया जो फरिश्ता ने बताया था और फरिश्ता वापस चला गया। मोहम्मद को डर के मारे पसीना आ रहा था। मोहम्मद नहीं जानते थे कि वो फरिश्ता कौन था। मोहम्मद डर से कांप रहे थे। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। हजरत मोहम्मद ने देखा कि फरिश्ता एक आदमी के रूप में खड़ा था। उन्होंने कहा, आप अल्लाह के दूत हैं और मैं जिब्राइल हूं। इससे मोहम्मद घबरा गए और वो बेहद कांपने लगा। वो चेहरा मोहम्मद को हर जगह दिखाई दे रहा था। तब हजरत मोहम्मद खदीजा के पास आए और कंबल ओढ़ने को कहा। उस दूत को काल ब्रह्म ने भेजा था। क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर अपनी आत्मा पर कभी अत्याचार नहीं करता और ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते हमेशा विनम्र और प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन काल ब्रह्म के ये फरिश्ते सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान तो देते हैं लेकिन कभी किसी को भक्ति का सही तरीका नहीं बताते हैं। वर्का इब्न नवल हदीस के शब्द। पत्नी खदीजा ने हजरत मोहम्मद को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि ईश्वर आपको मारने के लिए आत्मा नहीं भेजेगा। हजरत मोहम्मद को डर था कि उनकी मौत हो जाएगी। खदीजा मोहम्मद जी को अपने चचेरे भाई वर्का इब्न नवल के पास ले गई, जो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था तथा यहूदियों और ईसाइयों के शास्त्रों का जानकार भी था। उसने घोषणा की कि स्वर्गीय दूत जो पुराने समय में मूसा के पास आया था, वही मोहम्मद के पास भी आया है और उस फरिश्ते ने मोहम्मद को लोगों के पैगंबर के रूप में चुना है। साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद जी भविष्य में होने वाले विरोध से भी अवगत कराया। इससे मोहम्मद चिंतित हो गए। उस समय अरब में लोग मूर्ति पूजा और बहुदेववादी यानी अनेक देवताओं पर विश्वास रखने वाले थे। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय पूरा अरब धर्म के बहुदेववादी रूप में विश्वास करता था। अरब इब्राहिम के वंशज थे जो एकेश्वरवादी थे। इसके बावजूद अरब के लोग बहुदेववाद का समर्थन कर रहे थे और इसलिए हजरत मोहम्मद अगले संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी बार हीरा गुफा में हजरत मोहम्मद फिर से हीरा गुफा में पूजा करने के लिए जाने लगे। एक दिन वही फरिश्ता आया और मोहम्मद जी कांपने लगे, लेकिन इस बार खुशी और संतोष भी था। पैगंबर मोहम्मद आए और खुद को ढक लिया। फरिश्ता उसके पास आया और कहा, हे कपड़े में लिपटा हुआ आदमी, जागो और भगवान के डर से अल्लाह का गुणगान करो। अपने दिल को शुद्ध और बहुदेववाद से दूर रखो। उसके बाद जिब्राइल कई बार आया और काल ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान मोहम्मद जी को दिया, लेकिन अल्लाह को पाने की उचित और सच्ची भक्ति नहीं बता सका और अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद जी को बखाबर की शरण लेने के लिए कहा। लोगों से इस्लाम कबूल करने को कहा गया। अब जिब्राइल अधिक बार आने लगा और अल्लाह के ज्ञान और आयत को सर्वोच्च ईश्वर बताने लगा। उन्होंने ऐसा मोहम्मद को उनका दायित्व याद दिलाने के लिए तथा वजू इस्लाम में एक धोने की रस्म और नमाज कैसे पढ़ी जाए बताने के लिए किया। स्वर्ग में हजरत मोहम्मद ने अपनी बहन उम्मे हानी से कहा कि अवचेतन अवस्था में उन्होंने देखा जिब्राइल उनके पास आया और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गया। उसने उसे लेटा दिया और चाकू से मोहम्मद की छाती को चीर दिया और ईमानदारी और कौशल दक्षता से भरा एक सुनहरा थाल लेकर आया, जिसे फरिश्ते ने मोहम्मद जी के दिल में भर दिया और फिर से उनकी छाती को ठीक कर दिया। फिर वे सफेद रंग के जीव पर बैठे बैतुल अल मक़दीस के पास गए। हजरत मोहम्मद वहां मूसा, इब्राहिम और ईसा से मिले। मोहम्मद ने नमाज पढ़ी।
तब जिब्राइल उन्हें स्वर्ग ले गया, जहां उन्होंने आदम को एक ही में समय रोते और हंसते हुए देखा। वो रो रहा था जब उसने अपने बेकार बच्चों को बाईं ओर देखा और उसी समय योग्य बच्चों को दाईं ओर देखकर हंसा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आदम स्वर्ग में भी खुश नहीं था, जिसका मतलब है कि स्वर्ग में भी आराम और खुशियां नहीं है तथा स्वर्ग असली मोक्ष नहीं है। फिर हजरत मोहम्मद 7वें आसमान पर गए। वहां काल ब्रह्म, जिसने किसी के सामने न आने का वचन दिया, ने पर्दे के पीछे बात की। उन्हें दिन में 50 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया था। मोहम्मद ने दया की अपील की और फिर मोहम्मद दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के आदेश के साथ लौट आए। पावर्ड बाय डूबवर्स। क्या मोहम्मद ईश्वर के दूत थे? हजरत मोहम्मद ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने लोगों से उनके पास आने और वास्तविक ज्ञान का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से बहुदेववाद छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की निंदा के उनके संदेश को नजरअंदाज करने लगे। मक्का के लोग मोहम्मद को खतरे के रूप में देखने लगे। अधिकांश लोग जिन्होंने मोहम्मद को भरोसेमंद अल अमीन के रूप में प्रशंसित किया था, वे खुद मोहम्मद पर विश्वास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लोगों ने पत्थर भी फेंके और मोहम्मद को घायल कर दिया। मोहम्मद ने अल्लाह से प्रार्थना की। लोग मोहम्मद के प्रति अत्यधिक क्रूर हो गए थे। पैगंबर मोहम्मद ने कितने युद्ध लड़े? हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम के संस्थापक हैं, ने 29 लड़ाइयां लड़ी और अंत में 630 ईस्वी में अधिकांश अरब प्रायद्वीप को एकजुट करने में कामयाब रहे और क्रमिक इस्लामी विस्तार की नींव रखी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? हिजरत का 10वां साल था। साल 632 ई हजरत मोहम्मद अपने 1 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ हज के लिए गए थे। इस अंतिम तीरथ को हज्जतुल विदा या हिज्जतुल वालौक कहा जाता है। यह मोहम्मद का आखिरी हज था। 3 महीने के हज के बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा बुखार अप्रत्याशित रूप से पहले कभी नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपनी सभी पत्नी से आयशा के पास रहने की अनुमति ली। मोहम्मद अत्यधिक कमजोर हो गए और बीमारी दिन पर दिन बढ़ने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पत्नियां और अनुयायी घबरा गए हैं। हजरत मोहम्मद ने लोगों से अपने द्वारा दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्होंने किसी को अपशब्द कहा या किसी से कुछ लिया हो तो वे न्याय कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है तो बदला भी ले सकता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। वो असहनीय कठिनाई का सामना कर रहा था और मरते समय अल्लाह से रहम की प्रार्थना की। अपने पिता को उदास देखकर हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा ने भी अल्लाह से दुआ की। उनका सांस लेना और भी मुश्किल हो गया था। हजरत मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को उत्तर दिया, आज से तुम्हारे पिता को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहते ही हजरत मोहम्मद का देहांत हो गया। अल्लाह कबीर कहते हैं, खोजा खोजा ठकिया, चींटी कहाँ बेचूं। इसका मतलब है कि लोगों ने अल्लाह को निराकार घोषित कर दिया जब वे उसे नहीं पा सके। अल्लाह कबीर है जो हजरत मोहम्मद को सतलोक ले गया, लेकिन वे वापस आ गए क्योंकि वे वहां रहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर प्रसिद्धि मिल रही थी। हजरत मोहम्मद ने कभी जानवरों को नहीं मारा और न ही उन्होंने किसी जानवर का मांस खाया। इसके बजाय वो जानवरों की क्रूरता के खिलाफ थे। आज सभी मुसलमान वही साधना कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद ने की थी, लेकिन वे नॉन वेज का सेवन भी कर रहे हैं जो न तो भगवान का आदेश है और न ही पैगंबर मोहम्मद ने खाया। कबीर साहेब अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाँ पाइप। 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं करद चलाए पाइप। अरस पुरुष पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली पाइप। हम पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली पाइप। पैगंबर मोहम्मद सबसे महान क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की एक पवित्र और प्यारी आत्मा थे। उन्होंने और उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया और न ही खाया, परंतु पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मूसा, पैगंबर ईसा आदि काल ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के दूत थे। पावर्ड बाय डूबवर्स। पैगंबर मोहम्मद एक दयालु पवित्र आत्मा थे। वो काल ब्रह्म यानी इस 21 ब्रह्मांडों के दूत थे। उन्होंने हमेशा लोगों से केवल एक शक्तिशाली अल्लाह की पूजा करने के लिए कहा। वो समानता के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों को जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ चेतावनी दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। वे मुसलमानों को अनौचित्य तरीके से लेन देन करने से होने वाले हानि से बचाने के लिए चिंतित रहते थे। पैगंबर ने हमेशा सत्यता का संदेश फैलाया। वह स्वयं सच्चाई के लिए अपने पैमानों पर अत्यधिक कठोर थे। उन्होंने हमेशा दयालु, धैर्यवान, आपसी सहयोग, जिज्ञासा, बहादुरी की शिक्षा दी और केवल एक रब/अल्लाह/खुदा की पूजा करने पर जोर दिया।
यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद सबसे महान है। उनके बारे में हम हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की पुस्तक लाइफ ऑफ मोहम्मद में पढ़ सकते हैं। मुसलमान सोचते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने एक गाय का वध किया, लेकिन वे नहीं जानते कि मोहम्मद ने फिर से उसी गाय को जीवन दिया। वास्तव में कबीर अल्लाह द्वारा दिया गया, जिसे उन्होंने अपने शब्दों से मारा था। उन्होंने कभी जानवरों का वध नहीं किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मारी गौ शब्द के तीरम ऐसे थे मोहम्मद पीरम पाइप पावर्ड बाय डूबवर्स। जानवरों का वध करने वाले लोगों के लिए ये संदेश है कि यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अल्लाह अपनी किसी भी प्यारी आत्मा के मृत्यु पर कभी खुश नहीं होता। हम सब इंसान से लेकर जानवर तक उस एक अल्लाह के बच्चे हैं। वो दयालु है और वह चाहता है कि हम मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहें। राबिया का एक उदाहरण है, जिसने कुत्ते और उसके पिल्ले की प्यास बुझाने के लिए अपने बाल उखाड़ दिए, और उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर मक्का की दिशा उसकी ओर हो गई। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ हमने पैगंबर मोहम्मद के जीवन इतिहास के बारे में सुना। मोहम्मद महान व्यक्ति और महान पैगंबर थे, परंतु काल ब्रह्म द्वारा बताई गई साधना को करने में ही व्यस्त रहते थे। वो बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उन्होंने एक एक करके अपने पिता, माता, दादा को खो दिया। साथ ही आंखों के सामने अपने 3 बेटों को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना किया। वो इतने महान व्यक्ति थे, फिर भी उनका अंत अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा। इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर मोहम्मद जीवन में उचित नियमों का पालन करते थे, लेकिन उन्हें सच्ची पूजा नहीं मिली। उन्हें वो बखाबा नहीं मिला जिसके बारे में आयत 25-59 में कहा गया है। कुरान का ज्ञान दाता काल ब्रह्म है और उसे कबीर अल्लाह को प्राप्त करने के उचित भक्ति और सतमार्ग का ज्ञान नहीं है। आज संत रामपाल जी हर धर्म के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सद्भक्ति बता रहे हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र बखाबर संत है। तो आप सभी से अनुरोध है कि बिना ज्यादा समय लगाए संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, जो अल्लाह कबीर को प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति तथा सतमार्ग बता रहे हैं। धन्यवाद।